So good afternoon. First of all, I would like to ask you about the experience of yours. Before that, first of all, I would like to welcome you to the Reconstruct podcast. First of all, before getting started, I would like to ask you to introduce yourself. Yes. आपके अगर बारे में कुछ बोल सकते हो, where you have come from, आपका क्या बैकग्राउंड था, कहाँ से पढ़ाई की हो, कितना क्या है, so that would be better for us. मैं एक्चुअली मेरा नाम अवरनिल दास है। मैं कलकत्ता से हूँ। तो मेरा बैचलर डिग्री हुआ है SVIST से, वो कलकत्ता में ही है, और डिप्लोमा हुआ था बहरमपुर से, तो वो भी वेस्ट बंगाल पे ही है। तो आफ्टर दैट मेरा बैचलर डिग्री होने के बाद मैं वो यूट्यूब वगैरह में देखता था वो इकनस्ट्रक्ट के बारे में, तो उसके बारे में पता चला। आफ्टर दैट वो हमारे उधर एक भैया भी है, वो भी बहुत बता रहे थे कि उधर जाके अच्छा गाइडेंस होता है, तो मैं इधर आया। उसके बाद इधर आके अभी मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ इधर। ओके, तो आपको आए हुए इधर कितने महीने हो गए, मतलब या कितने दिन हो गए? मेरा 3 महीना ख़त्म होके 4 महीना रनिंग हो रहा है। 4 महीना रनिंग हो रहा है, राइट? तो आपने डिफरेंट एनालिसिस, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किए रहेंगे एज एन असाइनमेंट, राइट? तो आप वो प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम किए हो फ्रॉम द डे वन। हाँ, पहले वो असाइनमेंट्स टाइप है। तो फर्स्ट असाइनमेंट्स लाइक इट्स लोकेटेड इन मुंबई G+5। देन मैंने काम किया था कमर्शियल बिल्डिंग G+5, और एक किया था G+2, लेकिन स्पैन बहुत ज़्यादा था। ओके, समथिंग लाइक 15 मीटर स्पैन। ओके, तो उसके बाद मुंबई का एक G+10 के ऊपर किया। तो फॉर दिस जस्ट टू इंटरप्ट यू, दिस 15 मीटर स्पैन जो बिल्डिंग्स थे, इसमें स्पेसिफिकली कुछ चैलेंज आपने फेस किया था? हाँ, ऑब्वियसली उसमें डिफ्लेक्शन वगैरह में फेल हो रहा था, और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ रिजिडिटी सेम नहीं था, क्योंकि स्पैंड्रल देना पड़ रहा था, वो डिफ्लेक्शन लाइन एलिमेंट में कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ स्टिफनेस ज़्यादा फार होके वो टॉर्शन भी क्रिएट कर रहा था, मोड शेप में वो रोटेशन वगैरह आ रहा था, तो उसको भी थोड़ा चैलेंजिंग था उसको हैंडल करना। एनी अदर प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव वर्कड ऑन, मतलब आप कुछ? करंटली मैं वो लाइव प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। इट इज़ 2BG then 35 स्टोरी। ओके, सो वेयर दिस करंट लाइक एज आपने जैसे बोला कि लाइव प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो अभी आप, तो वो लाइव प्रोजेक्ट्स एक्चुअली कितने, जैसे कि बोला आपने 35 स्टोरीज है विथ 2 बेसमेंट्स, तो इसमें कैसा चैलेंजेस वगैरह आपने फेस किया, या हमारे जो टेक्निकल टीम है उनके साथ काम करने के टाइम में आपका क्या क्या अलग अनुभव हुआ फ्रॉम द असाइनमेंट्स? आपने जब आया फ्रॉम द लाइव फ्रॉम द असाइनमेंट्स टू द लाइव प्रोजेक्ट, तो आपका ये चेंजेस कैसा था, मतलब उधर से जब इधर आया? नॉर्मली असाइनमेंट्स जब होता है जनरली आप लोगों को टाइम ज़्यादा मिलता है काम करने को, या जो भी आपका डिफरेंट स्टेबिलिटी चेक्स वगैरह जो है, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट देन द लाइव प्रोजेक्ट, आई बिलीव। सो लाइव प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस आपने देखा, नंबर 1? नंबर 2 इज लाइक हाउ इज इट डिफरेंट देन एनी अदर नॉर्मल असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स, एंड क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल्स, इन टर्म्स ऑफ द the detailing portions, if you could say us about it. पहले बात तो वो जो असाइनमेंट्स वगैरह था वो तो सब डेड बॉडीज है। अच्छा, तो उसमें टाइम लेके थोड़ा बहुत सीखने के लिए वो सब भी हमारे ही प्रोजेक्ट्स है, बट नहीं, वो हो गया है। तो जो भी हो, तो वो हो जाने के बाद जब मैं लाइव प्रोजेक्ट में एंटर हुआ, तो इसमें टाइम चैलेंजिंग बहुत प्रोसेस है, मतलब कि टाइमिंग के अंदर सब कुछ करना होगा, कितना जल्दी से जल्दी हो पाता है, और वो सही भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम का मैं तो गलती कर दिया, तो वो ठीक से करना होता है। और लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर बिकॉज हाई राइज बिल्डिंग ना। तो हाँ, टेक्निकल टीम्स है, तो वो हम लोग को हेल्प करता है। कभी कभार प्रॉब्लम्स आ ही जाता है, हम लोग अभी भी जूनियर ही है, तो वो हम लोग को सॉर्ट आउट कर देते हैं उस टाइम। तो आप अभी सिर्फ 4 ही महीना हुआ है, आपका 4 महीना चालू है, और आप जब आए थे फ्रॉम दैट टाइम इट्स जस्ट 4 months। विद इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 4 months को बहुत कम समय माना जाता है, तो इतने टाइम के बीच में आपको अगर समराइज करने के लिए बोला जाए आपकी लाइफ को, या योर टेक्निकल एक्सपीरियंसेस, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि कैसा क्या चेंजेस हुआ आपके अंदर एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, एज ए टेक्निकल पर्सन ऑल्सो, बीइंग ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर? पहली बात तो हार्ड वर्क इज मैंडेटरी। हार्ड वर्क सबको करना पड़ेगा। हार्ड वर्क, विदाउट हार्ड वर्क इट्स नथिंग इज पॉसिबल।
तो वो हो जाने के बाद हम लोग ने एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका जो चेंजेस हुआ है फ्रॉम द टाइम यू हैव जॉइंड टिल टुडे, चेंजेस इन द सेंस आपका जो टेक्निकल एक्सपर्टीज था पहले, अभी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, या जो भी आपका डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो भी आपका अनुभव था, जो भी आपका एक्सपीरियंस था, वो डिफरेंट था पहले, अभी डिफरेंट है डेफिनेटली। तो ये डिफरेंस को अगर आपको एनालाइज करना पड़े, या डिफरेंस को अगर आपको बोलना पड़े किसी को कि क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस, वट एवर इट इज, क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आए हैं इन दिस 3 months और 4 months टाइमलाइन? जब आप आए थे तब आप क्या एक्सपेक्ट करके आए थे और इधर क्या आपको मिला? इज इट सेटिस्फाइड और लाइक हाउ इज इट, लाइक हाउ इज द एक्सपीरियंस सो फार इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड ओवरऑल? सब कुछ ठीक ठाक ही है। और पहली बात तो हार्ड वर्क इज़ मैंडेटरी। देन पहला बात है कि इधर आने का मेरा एक मेन मुद्दा था कि मेरे को हाई राइज सीखना है। कॉलेज ड्यूरिंग डेज में तो हम लोग थ्योरी ऑलवेज थ्योरी में ही थे। उधर एक सिंपली सपोर्टेड लेके एनालाइज तो वो सब फॉर्मुलेटेड रहता ही है, सिर्फ फार्मूला लगा के बेंडिंग मोमेंट शेयर कुछ निकालना होता है बस। तो एज इंडस्ट्री पर्पस में तो वो होता नहीं है। एज ए पोर्टल फ्रेम G+60 भी जाता है, 80 भी जाता है, तो दैट टाइम हमको वो हैंडल करना होता है। इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड ऑल टाइम नाउ। तो वो हैंडल करना, वो सिचुएशन को मेंटेन करना, इधर आके मैंने सीखा। अच्छा, ओके। और जैसे कि आपने आप बता रहे थे कि आप लाइव प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो, अगर आप वो प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बोलेंगे कि डिटेल अबाउट दैट प्रोजेक्ट, कहाँ है, कैसा कर रहे हो, अभी कौन से स्टेज में हो, उसका क्या क्या पेंडिंग है अभी, अगर उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अगर बता सकते हो तो दैट वुड बी वेरी गुड। वो प्रोजेक्ट एक्चुअली लोकेटेड इन भुवनेश्वर। तो वो प्रोजेक्ट 2BG देन 35 स्टोरीज। तो उसमें एक प्रॉब्लम था कि वो बिल्डिंग ऑलरेडी डिज़ाइंड है। तो उसको वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन है लेकिन क्लाइंट को वो जम नहीं रहा। तो क्लाइंट को वो बड़ा साइज शेयर वॉल वो जम नहीं रहा। तो उसको टू मच वैल्यू इंजीनियरिंग करना हुआ, तो कर रहे हैं हम। तो उसको साइजेस वगैरह टू मेनी एट्रेशंस हम लोग कर चुके ऑलरेडी, लाइक 20 to 25 टाइम्स एट्रेशंस गॉन। तो वो हो जाने के बाद हम लोग अभी फेजेस में है, स्पैंड्रल फेजेस में। तो उसमें 4th फ्लोर से बेसमेंट से लेके 4th फ्लोर तक कॉमर्शियल टाइप है, आई मीन पोडियम वगैरह है और पार्किंग वगैरह है। उसके बाद 5th से लेकर टिल टॉप इट्स अ रेसिडेंशियल ओनली, जो माइवन वगैरह है। तो उसमें 300 थिकनेस शेयर वॉल मैंडेटरी है। तो वो सब देख के उसके बाद ट्रांसफर गटर वगैरह सब ठीक ठाक बिठा के रेनफोर्समेंट वगैरह चेक। ओह, ट्रांसफर गटर इज आल्सो देयर इन दिस प्रोजेक्ट। ओके ओके। तो वो सब चेक करने के बाद वो सब ठीक ठाक एनालाइज हो रहा है कि नहीं, वो सब चेक कर रहे हैं। तो इट इज़ इन फिनिश हो जाएगा, आई थिंक 2 days में हो जाएगा। द डिज़ाइन पार्ट वुड बी फिनिश्ड विद इन 2 days। तो आपके पास अभी वो कॉन्फिडेंस भी आ चुका है कि यू कैन फिनिश सर्टेन प्रोजेक्ट विद इन सर्टेन टाइमलाइंस। तो टाइमलाइंस के ऊपर भी आपको कंट्रोल आ गया होगा अभी तक। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ चुका है, कोई मुझे एटलीस्ट G+30-35 दे दे तो मैं कर सकता हूँ। ओके। अभी डेफिनेटली 3 महीने या 4 महीने पहले जो सिचुएशन था, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? हाँ, वो तो बहुत अलग था, ये बहुत अलग है। दोज आर टू डिफरेंट। तो वो छोटा मोटा बिल्डिंग था पहले, छोटा मोटा बिल्डिंग और पोर्टल फ्रेम तो था ही, लेकिन G+1 G+2 ऐसे करके पहले था। और अभी G+35 36 20 25। तो challenges 2 more and also knowledge also more. Yes. So जैसे कि आपने बताया, according to this particular project, this transfer girder and floating column, this kind of situation, तो हम लोग कैसे, मतलब उसको कैसे आप लोग काउंटर करते हो in this kind of situation? ट्रांसफर गर्डर एंड फ्लोटिंग कॉलम के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा मेजर्स लेते हैं, उसके लिए क्या क्या एक्स्ट्रा एनालिसिस करना पड़ता है? जैसे नॉर्मली हम लोग अर्थक्वेक इंजीनियरिंग या विंड इंजीनियरिंग जो भी करते हैं एनालिसिस, उसके ऊपर दैट एनालिसिस इज नॉट इनफ फॉर दिस ट्रांसफर गर्डर एंड फ्लोटिंग कॉलम प्रोजेक्ट्स। तो ट्रांसफर गर्डर या फ्लोटिंग कॉलम किसी प्रोजेक्ट में है तो उसके ऊपर कैसे करके आप लोग डील करते हो, या आपका अप्रोच क्या रहता है उस प्रोजेक्ट, उस वैसा प्रोजेक्ट्स के लिए? पहली बात तो एज यू ऑल नो द सॉफ्टवेयर सिस्टमेटिक इज एनालाइजिंग मेथड इज टॉप टू बॉटम।
तो एक एनालिसिस होता है सीक्वेंस एनालिसिस। तो वो सीक्वेंस एनालिसिस कोड बोलता है एज पर कोड 16700/2023 वो बोलता है जब बिल्डिंग एक्सीडिंग 150 मीटर तब सीक्वेंस एनालिसिस मैंडेटरी। लेकिन ट्रांसफ़र गार्डर और फ्लोटिंग कॉलम में सीक्वेंस एनालिसिस ऑल्सो मैंडेटरी, बिकॉज वो मोमेंट ज़्यादा आता है, उसमें मोमेंट ज़्यादा आता है तो डिफ्लेक्शन वगैरह भी बहुत ज़्यादा आता है। तो वो स्टेज बाय स्टेज कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में होता है, वो एनालिसिस हम लोग को कंसिडर करना होता है और रिलीज़ वगैरह भी करना होता है वो कॉलम को। और कॉलम ऐसे डिज़ाइन होता है ग्रेविटी कॉलम ओनली। और जो डिज़ाइन होता है गडर को एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर अर्थक्वेक 1.5 से मल्टीप्लाई करके उसको डिज़ाइन करना होता है। करेक्ट। तो ये सब प्रिकॉशंस लेना होता है वो गडर डिज़ाइन करने के टाइम। ओके। सो जैसे कि हम लोग अभी जान पा रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हो विद इन दिस 4 months टाइमलाइन ओनली। अभी आपके पास और भी 6 to 7 months आर देयर, मोर 6 to 7 months। तो उसमें अभी आपका जो अप्रोच होगा इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के दौरान, वो अप्रोच क्या होगा? आप कैसे प्लान कर रहे हो आपके आगे वाले 7 months या? ओके, एज आई वाज सेइंग दैट ऑलरेडी 4 महीना हो चुका है, 3-4 महीना हो चुका है आप कोर्स ज्वाइन किए हो। तो आप आगे वाले जो टाइमलाइन आने वाला है, जो नेक्स्ट 7 months या 8 months आपके कोर्स में बचा हुआ रहेगा, उसमें आप कैसे अप्रोच करोगे ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग को? एंड आपका क्या डिलीवरेबल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो खुद से? एंड ऑल्सो लाइक आपका क्या क्या स्टेप्स रहेगा आगे के दिनों में, अगर उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं तो। मेरा अभी भी टाइम है, ट्रेनिंग तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं जो लाइव प्रोजेक्ट में सीख रहा हूँ वो नॉर्मल असाइनमेंट से सीखना है नहीं, मतलब कि उससे सीखा पा नहीं रहा। तो मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके लाइव प्रोजेक्ट में काम करना। ओके। और जितना हो सके हार्ड वर्क, लेकिन वो कोड रीडिंग भी मैंडेटरी, इंटरनेशनल कोड, नेशनल कोड, वो सब भी देखना होगा। करेक्ट। तो जैसे आपने करेक्टली बताया कि आपका आगे वाले जो दिन में है उसमें आपको और भी लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करना है। अभी फिलहाल आप 1 या 2 प्रोजेक्ट्स में काम किए हो लाइव प्रोजेक्ट्स, बाकी दिनों में भी डेफिनेटली इकंस्ट्रक्ट के टीम से भी वही उम्मीद रहेंगे आपके ऊपर कि आप और भी लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करो। जैसे कि हम लोग हर टाइम बोलते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, आफ्टर सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम लोगों को एडमिशन मेरा एडमिशन होने के बाद आई थिंक 7 to 6 days के बाद ही एक लाइव प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बिठा दिया गया था। ओके। वो आई थिंक सूरत कुछ होगा, सूरत वाला, वो G+21 पैराडाइज प्राइड प्रोजेक्ट। यस, ओके। सो दैट इज़ वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि जैसे कि हम लोग देखे हैं प्रीवियस केसेस में भी स्टूडेंट्स को जो इनसाइट्स मिलता है लाइव प्रोजेक्ट से, वैसा इनसाइट असाइनमेंट इज बेसिकली टू गेट यू स्टार्टेड। आपको चीज़ें शुरू करने के लिए असाइनमेंट का ज़रूरत है, आपको एक लेवल तक जाने के लिए असाइनमेंट का डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट्स का जो प्रोजेक्ट्स है, जो हमारे ख़त्म किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जब आप चालू कर रहे हो कोर्स को या जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को। व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट वंस यू आर इट टू सर्टन स्टेज, आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आपके ऊपर थोड़ा बहुत ग्रिप आ जाता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, ये जो भी आपका कंसेप्ट है उसके ऊपर, डेफिनेटली आपको लगातार लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। हमारे टीम है, जो भी हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, तो ही आपको ज़्यादा अनुभव मिलने वाला है। राइट, डिफरेंट काइंड ऑफ टाइमलाइंस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। टाइमलाइंस जनरली बहुत टाइट रहता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के लिए। आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर बहुत बड़ा डिलीवरेबल्स देना पड़ता है। आपको कॉलम साइजिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ अदर थिंग्स, जैसे कि आपने बोला लोड रिडक्शन कर रहे हो आप अभी, तो लोड रिडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर वो आपका कॉलम साइजेस के ऊपर डायरेक्टली वो डिपेंडेंट है, अफेक्टेड होगा, तो इसके वजह से ये छोटे छोटे काम ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है इन मैक्रो लेवल। तो इसके वजह से हम लोग भी स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि यू पीपल वर्क ऑन द लाइव प्रोजेक्ट्स, जो हम उसके लिए वो प्लेटफॉर्म भी तैयार करके दे रहे हैं कि आप लोग आओ हमारे साथ लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करो। तो जो हमारे प्रोजेक्ट खत्म हुआ है वो भी हम लोग लाइव प्रोजेक्ट्स ही बोलेंगे, क्योंकि वो देयर आर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, बट जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसमें हीट थोड़ा अलग होता है। तो वैसा ही हम आप लोगों को भी देना चाह रहे थे, एंड इट्स वेरी गुड टू नो। हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि आप इतना लिफ्ट किए हो इसको, इतना अपलिफ्ट किए हो इस पर्टिकुलर थिंग को। एंड आगे भी जैसे आपने बोला, डेफिनेटली और भी लाइव प्रोजेक्ट्स में आपको काम करने को मिलेगा। ठीक है, एंड एज योर फ्यूचर आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो भी आपका आने वाले दिन है,
आप और भी डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम करो. नॉट ओनली आरसीसी, देयर आर डिफरेंट स्टील प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, पीवी प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, डिफरेंट अदर infrastructure related projects like culvert, tanks, this kind of projects also you work on. Apart from building also, आपको अगर वो सब चीज़ों में भी expertise रहेगा, it is always better to prosper in future. So I wish you all the best for future, and wish you a happy learning from Econstruct. Thank you.